बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एड्स की साइंस का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, और हमने, जहाँ तक मुझे याद है, हमने कीवर्ड्स इंटेंट तक बात की थी। कि कीवर्ड्स के क्या क्या इंटेंट होते हैं, किस किस टाइप के कीवर्ड होते हैं बेस्ड ऑन इंटेंट। ठीक है, इंफॉर्मेटिव होते हैं, नेविगेशनल होते हैं, कि किसी को किसी किसी दूसरी वेबसाइट पे जाना होता है, उस हिसाब से होता है। कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड होते हैं, ट्रांजैक्शनल इंटेंट के कीवर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे इंटेंट बेस्ड। बेसिकली जो सर्च इंजन मार्केटिंग होती है वो इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग होती है। इस वजह से मैंने ये चीज डिस्कस की थी इस पॉइंट पे। ठीक है, हम इसको कीवर्ड्स को आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे, कीवर्ड्स में क्या क्या चीजें होती हैं, और वो क्या, उसमें जो है ना वो किन किन टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होती हैं, क्या क्या चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए अबाउट कीवर्ड्स। ओके, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली होती है इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग। ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड या डेमोग्राफिक्स बेस्ड या ज्योग्राफिक टारगेटिंग आप उसमें कर सकते हैं। उसमें किस किस टाइप की टारगेटिंग आप कर सकते हैं, मैं उसमें नीचे मेंशन कर रहा हूँ। एक तो आप डेमोग्राफिक बेसिस पे टारगेट कर सकते हो, आप एज एज की बेसिस पे टारगेट कर रहे हो, जेंडर की बेसिस पे टारगेट कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जॉब टाइटल्स पे आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसका यूज केस एक मैंने इसमें बताया हुआ है। इसके अलावा लोकेशन बेस पे टारगेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप कराची, पाकिस्तान, यूएस, कनाडा, यूके, एनी लोकेशन यू वांट, आप उसको लोकेशन स्पेसिफाई करके टारगेट कर सकते हो। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे आपने कराची टारगेट किया, उसके बाद आपने आगे इसके इंटरेस्ट टारगेट कर दिया कि इस इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो फ्रीक्वेंट शॉपिंग करते हैं उनको ऐड दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ऐड दिखना चाहिए। या फॉर एग्जांपल जिसका भी माइक ऑन है वो प्लीज म्यूट म्यूट कर दे। तो इस तरह से आप जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। मुस्तफा का माइक ऑन है तो प्लीज माइक म्यूट कर दें। सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, उसके बाद कस्टम बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, ऑनलाइन शॉपिंग जो ज्यादा करते हैं, या जो मोबाइल यूजर्स हैं, या जो डेस्कटॉप यूजर्स हैं, या जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, ये उनका बिहेवियर कहलाएगा। ये इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा, ये बिहेवियर कहलाएगा। तो इसकी बेसिस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। बाकी कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस क्या होती है? एक होता है पिक्सल। ठीक है, एक होता है पिक्सल। पिक्सल बोल दो उसको, या आप उसको बोल सकते हो कि ट्रैकिंग कोड बोल सकते हो। उसमें क्या होता है कि आप वो जो पिक्सल होता है उसको ट्रैकिंग कोड आप बोलो, वो आप लगाते हो वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट पे आप इसको ना एक सिंपल करके लेके चलते हैं। जैसे कि अगर आप फेसबुक एड चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप फेसबुक एड चला रहे हैं तो फेसबुक का एक पिक्सल होगा जो कि लगेगा वेबसाइट पे। ठीक है, तो आप फेसबुक ऐड चलाओगे, ऑब्वियसली जो फेसबुक ऐड से फेसबुक के पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर, फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इतना आपको पता होगा। फेसबुक के पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर जो भी ऑडियंस आएगी वो एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट होगी। फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी इंगेजमेंट आएगी वो एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट होगी। फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी इंगेजमेंट, फॉलोज, लाइक्स आएंगे वो सब एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट होगी। इसके अलावा इसके अलावा अगर आप ट्रैफिक सेंड करते हो वेबसाइट पे, जहाँ पे आपने पिक्सल इंस्टॉल किया हुआ है, पिक्सल कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है, वो अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो मैं वहां पे आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसकी नीड नहीं है कितनी हम डिटेल्स में जाएं कि पिक्सल किस तरह इंस्टॉल होता है। बस ये समझ लें कि पिक्सल का काम क्या होता है। पिक्सल का काम ये होता है कि जब वो वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आता है उस ट्रैफिक को वो रिकॉर्ड करता है, और उस ट्रैफिक से वो अंडरस्टैंड करता है कि उस ट्रैफिक को वो रिकॉर्ड करता है बेसिकली, और उससे ना कस्टम ऑडियंस क्रिएट करता है। अब कस्टम ऑडियंस किस टाइप की हो सकती है, वो उसमें आपकी समझ लें कि वेबसाइट विजिटर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं वेबसाइट की कस्टम ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। वेबसाइट विजिटर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने ज्यादा टाइम वेबसाइट पे स्पेंड किया है। ठीक है, इसके अलावा वो लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने वेबसाइट पे एड टू कार्ट किया है या फिर परचेज करी है। तो जो आपकी जो वेबसाइट की कस्टम ऑडियंस होती है ना, वो इस टाइप की हो सकती है। ठीक है, या किसी ने कोई फॉर्म फिल किया है, किसी ने जो है वो कोई वेबसाइट पे कोई ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, इस तरह की आपकी कस्टम ऑडियंस होती है, ये वेबसाइट की ऑडियंस है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ये चीज भी समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को या किसी एड्स को सीखने की बात, किसी प्लेटफॉर्म को सीखने की बात करते हो ना, तो इसका बेसिक जो आपका मतलब होता है ना, वो इसके एल्गोरिथम को सीखना होता है।
ठीक है, अगर आप बोलते हो कि मुझे गूगल एड्स आते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप उसके एल्गोरिथम को समझते हो, गूगल एड्स के एल्गोरिथम को समझते हो। और अगर आप ये बोलते हो मुझे फेसबुक एड्स आते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप फेसबुक एड्स के एल्गोरिथम को समझते हो। ठीक है, जो टूल्स की अंडरस्टैंडिंग जिसके पास होती है ना, उसके पास बेसिकली एल्गोरिथम्स की अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं जो है ना, देखो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आपका टूल ऑपरेट कैसे होता है, ऑपरेट कैसे होता है वो तो आप शायद एक कोई वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सर्च ऐड कैसे लग रहा है, यूट्यूब ऐड कैसे लगता है, फेसबुक ऐड कैसे लगता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास, अगर आपको समझना सीखना है, अगर आपको ये अपने आप को डिक्लेयर करना है कि आई एम द एक्सपर्ट, तो आपको उसके एल्गोरिथम को समझना होगा जो कि आता है विद प्रैक्टिस और विद एक्सपीरियंस। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को टूल्स के बारे में ना बताऊं कि टूल्स कैसे ऑपरेट होता है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, उसका एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, चीजें जो है ना वो किस तरह से काम करती है। मेरी कोशिश ये है। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद फिर ये मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना था। बाकी इसके एल्गोरिथम को समझने के लिए फेसबुक या गूगल के या किसी भी प्लेटफॉर्म के आपको जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। बट ये वाले जो सेशन है वो इतना इन डेप्थ नहीं है। ये सिर्फ सेशन इसलिए है कि आप लोगों को, जो वो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको इंटरव्यूज के लिए, जो उनके इंटर्नशिप के इंटरव्यूज होते हैं उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए है, या फिर जिनके अपने ई कॉमर्स के या फिर लीड जनरेशन या भी कोई भी बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस है जिनका, उनको खुद से खुद से ऑपरेट कर सकें अपने चैनल्स को, उसके लिए है। ठीक है, तो इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसको हम जो है वो माइंड में रखते हुए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी उसकी डिटेल में चले आने का मतलब है कि जो हमारे मेन मेन ऊपर के टॉपिक्स हैं ना वो मिस हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट, हाँ, हमारी लिस्ट में है वो है प्लेटफॉर्म को हम बताते हैं बेसिकली कि आपको जो है ना वो चाहिए क्या। ठीक है, जैसे आप फेसबुक एड्स पे जाओगे या फिर आप टिकटॉक एड्स पे, क्योंकि आप किसी भी सोशल मीडिया एड्स पे जाओगे ना, तो आपको इस तरह का ऑलमोस्ट डैशबोर्ड मिलेगा। जिस सबसे पहले आप कैंपेन क्लिक करोगे ना, क्लिक करोगे न्यू कैंपेन, तो आपको इस तरह का बॉक्स मिलेगा जिसमें होगा कि आपको अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, आपको ट्रैफिक कैंपेन चलानी है, एंगेजमेंट, लीड्स, मैं एक एक करके डिफाइन करता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। अवेयरनेस कैंपेन में क्या होगा भाई, इनके पास ऑडियंस बहुत ज्यादा है। आपको प्लेटफॉर्म को समझना होता है बेसिकली, जब एल्गोरिथम को समझ रहे हो ना, आपको प्लेटफॉर्म को भी समझना होता है। इनके पास ऑडियंस बहुत ज्यादा है, इनके पास हर तरह की ऑडियंस है इस प्लेटफॉर्म के पास। फेसबुक की ही बात करते हैं। ठीक है, अब अवेयरनेस अगर आप एड चलाएंगे ना, तो वो अवेयरनेस के लिए ऐसे ही लोगों को दिखाएगा। अब उसने आप समझ लिया कि आपका जो टारगेट है ना वो है रीच। उसका उसने समझ लिया कि जो आपका टारगेट है वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, अपनी कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो अवेयरनेस आप टारगेट सेलेक्ट करोगे। ठीक है, आपको उसी हिसाब से वो उसी ऑडियंस को आपके एड्स दिखाएगा कि जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। ठीक है, ट्रैफिक ट्रैफिक पे अगर आप करोगे तो उनको ऐड दिखाएगा कि जो ज्यादा इंगेज होते हैं एड्स के साथ या किसी भी सोशल मीडिया के साथ या फीड्स पे या स्टोरीज पे ज्यादा इंगेज होते हैं, जो ज्यादा क्लिक्स करते हैं। ठीक है, अब वो जरूरी नहीं है कि आपकी वो अच्छी ऑडियंस हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो क्लिक कर रहा है वो आपका अच्छा कस्टमर भी हो। बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्टिव का मकसद क्या होता है। ठीक है, एंगेजमेंट, फिर आता है एंगेजमेंट फिर वही कि जो लोग ज्यादा लाइक्स करते हैं, ज्यादा कमेंट्स करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी ऑडियंस हो, कभी कभार ये चीजें वर्क भी करती हैं। हो सकता है आप आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर ही शामिल हो कि आपको जो है वो एंगेजमेंट चाहिए, आपको जो है वो ट्रैफिक चाहिए, आपको जो है वो अवेयरनेस चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकती है। तो फिर आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करते हो। ऐसा नहीं करना कभी भी। इट्स नॉट आइडियल कि आपको सेल चाहिए और आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हो, आपको सेल चाहिए और आप ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हो, आपको सेल चाहिए और आप इंगेजमेंट कैंपेन चला रहे हो। ठीक है, इसी तरह अगर आपका गोल ज्यादा ट्रैफिक है, अगर आप चाहते हो कि ज्यादा ट्रैफिक आए और आप जो है वो लीड्स या सेल्स कैंपेन चला रहे हो, या आप चाहते हो कि सेल्स है और लीड्स कैंपेन चला रहे हो, ऐसा नहीं करना। मैं कहूंगा कि 100 में से 99 टाइम्स जो है वो 100 में से 99 टाइम्स जो है वो आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब अपने अपने एक्चुअल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही कैंपेन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। ठीक है, एक केस ऐसा हो सकता है कि जिसमें आप कुछ टेस्ट करना चाह रहे हो कि आपको चाहिए सेल्स या लीड्स, या आप ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हो कि आप बोलते हो कि हाँ ठीक है मैं ट्रैफिक कैंपेन से ट्राई कर सकता हूँ। कि ये उस केसेस में होता है। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, लेकिन ये उन केसेस में होता है जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत कम होते हैं। ठीक है,
तो आप सारी की सारी मार्केट शेयर को कैप्चर करने की बात करते हो। मार्केट शेयर की मैंने पहले भी चीजें समझाई हैं। देखो, ये चीजें ना, सब चीजें स्ट्रेटेजी जो ड्राइव होती है ना, वो इसी बेसिस के ऊपर होती है कि आपकी जो ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, फिर आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसी की बेस पे स्ट्रेटेजी ड्राइव होती है, फिर उसी की बेस पे कैंपेन्स होती है। ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे। इस तरह एक गूगल एड्स का डैशबोर्ड है। गूगल एड्स में स्पेशली, गूगल एड्स में ये आप कर सकते हो कि आप विदाउट गोल कैंपेन लगा सकते हो। बाकी सोशल मीडिया पे मैंने नहीं देखा कहीं पे भी आप विदाउट गोल कैंपेन लगा सकते हो। ये मेटा पे भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद ऑलराइट, तो नाउ वी आर ऑल सेट। अब हम जो है ना वो गूगल एड्स, स्पेसिफिक गूगल एड्स की बात करेंगे। जिसको गूगल एड्स में इंटरेस्ट नहीं है या जिसको एड्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो हमें यहाँ से छोड़ के जा सकता है। जिसने सिर्फ ओवरऑल लैंडस्केप को समझना था वो यहाँ से जा सकता है। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे गूगल एड्स पे। सबसे नंबर वन, जैसे मैंने बताया, प्लेटफॉर्म को समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके एल्गोरिथम को समझना। अब इसके एल्गोरिथम को कहाँ से कैसे समझा जाए, एक तो एक्सपीरियंस से मैंने बताया, और एक्सपीरियंस के साथ आपको चीज रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, मैंने लिंक दे दिया। इसमें सारी अपडेट्स आती है। जो भी गूगल एड से रिलेटेड अपडेट होगी ना, जो गूगल की अपडेट होगी वो यहाँ पे आती है। तो आपको ये जो है, मैं एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, इसमें से बहुत सारी, यानी इसमें से 95% चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ठीक है, इवन अगर आप बिगिनर भी हो ना, अगर आपको गूगल एड चलाने भी आते हैं, मार्केट के अंदर जितने जितने बोलते हैं ना हम लोग, हम एक्सपर्ट्स हैं, हमें आता है काम, अगर उनसे इस तरह के सवालात पूछे जाएंगे ना, तो उनको भी ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें 95% ऑफ द चीजें ना आपको समझ ही नहीं आएंगी, बिल्कुल ऊपर से जाएंगी। तो लेकिन मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ये अपडेट्स जो होती हैं इनको भी आपने ये भी इम्पोर्टेंट होती हैं, और बेसिकली इसी की बेसिस के ऊपर आपके सारी चीज चलती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो अपडेट्स आती हैं वो ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान में, मतलब फॉरेन ही आती। जब ये अपडेट आती है सबसे पहले ये यूएस में आती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये दूसरे कंट्रीज में एक्टिव होती है, जो भी अपडेट्स होती है। सही है, तो इतना हमें हमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता इसका, पाकिस्तानी लैंडस्केप में इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होता। आता है फिर टाइम आता है, लेकिन ओवरऑल जैसे अगर कोई प्लेटफॉर्म के अंदर चेंज होगी ना, प्लेटफॉर्म के अंदर अगर कोई चेंज आता है तो उसका तो इम्पैक्ट शायद आपको बहुत जल्द नजर आ जाए, एक महीने के अंदर या 15 दिन या 10 दिन के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर एल्गोरिथम में चेंज आता है, एल्गोरिथम में अगर चेंज आता है, सॉरी आई वाज रॉन्ग, अगर एल्गोरिथम में चेंज आता है तो उसका तो इम्पैक्ट फौरन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो डिजिटल है। ठीक है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म में कोई चेंज आता है ना, तो उसका इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट थी, बिडिंग मैकेनिज्म। अच्छा, ये वो चीजें हैं जिसको जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं आपको कोशिश ये करूंगा कि मैं ऐसे लोगों की आपको वीडियोस रिकमेंड कर दूं कि जो ये ऑलरेडी इस पे कंटेंट बना चुके हैं और बहुत अच्छा, और जिनसे मैंने खुद सीखा है। कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको सीखना है तो ये जो मैं बंदा रिकमेंड कर रहा हूँ, इससे आपने सीखना है सारे कॉन्सेप्ट्स। मैं ये लाइफ टाइम, मैं रियल टाइम में इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को ये भी अंदाजा हो कि हर चीज जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। आपको सिर्फ जो है वो थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिडन है आजकल। ठीक है, वेटिंग स्ट्रेटजीज। थोड़ा सा एडवांस रहेगा, और ये इतना लेटेस्ट भी नहीं है, इसलिए मैं let's see। ठीक है, आई थिंक ये वाली को हेल्प करेगी।
ठीक है, ये आपने खुद ही देखनी है। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करूँ इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है। मुझसे कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन इसको आपने खुद देखनी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा चीजें हैं, ये मैं एक एक छोटे छोटे सेशंस के अंदर नहीं कवर कर सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हेड कॉपीज की इस तरह से अच्छी हेड कॉपीज बनती है, ये मैं आपको बताऊंगा। यार ये बंदा है जिससे मैंने बहुत लंबा कोर्स किया है और यही सेम एग्जैक्ट कोर्स किया है, और ये कोर्स भी मैं आपको भेज चुका हूँ ऑलरेडी ग्रुप के ऊपर। और इसका कोर्स का मैं दोबारा से भी लिंक मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, इससे मैंने कोर्स किया था 1 साल पहले, तो हाईली रिकमेंडेड है और कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। यानी प्लेटफॉर्म के हिसाब से वही, अगेन एल्गोरिथम और कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से बेहतरीन है। प्लेटफॉर्म के हिसाब से नहीं होगा क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को आपने समझना है तो मेरा 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 मशवरा ये होगा कि आप गूगल से सीखें। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, हाँ, क्योंकि ये बहुत ही ऑटोमेटेड कैंपेन है। ठीक है, तो आप गूगल से ही सीखें तो ज़्यादा अच्छा है कि गूगल के एल्गोरिथम इस कैंपेन में किस तरह से काम कर रहे हैं। डायरेक्ट आप गूगल से सीखें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स होंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। ठीक है, ये सारे आप पढ़ सकते हैं, ये सारे आर्टिकल्स। ठीक है, स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन टू परफॉर्मेंस मैक्स एड स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, वीडियोस इसमें है, कुछ कंटेंट है आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स होंगे ये, इसके अलावा ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ओवरऑल इसका भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ, इसके अंदर मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देता हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये देखें, स्टार्ट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, लेकिन ये जो गाइड होगी ना, ये गाइड होगी आपकी गूगल के हिसाब से। तो आपने इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि जो है ना, ये चीज ये आपको किस तरह से गाइड कर रहा है कि किस तरह से ऐड चलाने हैं। बट गूगल जो है वो कभी भी आपको सही रिकमेंडेशन नहीं देता। ये आपके बहुत अच्छा आपको पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो आपको कभी भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। प्लेटफॉर्म्स का काम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए। ठीक है, जैसे आप भी कोशिश करोगे कि बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा पैसा बना के दोगे, तो इसी तरह प्लेटफॉर्म्स का भी काम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए। अब वो क्या करेंगे, आपको ऐसी चीजें रिकमेंड करेंगे जिससे उनका पैसा सबसे ज्यादा बनता है। ठीक है, आपका भी पैसा बने इन पैरेलल, बट उनका पैसा भी सबसे ज्यादा बने। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप हर चीज की फॉलो नहीं कर रहे हो, बट आप इससे सीखो कि ये क्या चाह रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है। और जहां पे ऑटोमेटेड की बात आती है ना, जहां पे ऑटोमेटेड की बात आती है कि जब आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, जब आप ऑटो पे छोड़ रहे हो सब चीजें, तब आपको कोशिश करनी है कि आप गूगल की या जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी बात मानो, क्योंकि आपने वैसे ही ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड छोड़ा हुआ है। अब आपके पास आप वैसे ही कंट्रोल जो है उनको दे रहे हो, तो आप फुल कंट्रोल दे दो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर आप मेरी बात समझ समझ पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप हाफ कंट्रोल दे रहे हो तो आप फुल कंट्रोल दे दो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वरना आप हाफ कंट्रोल भी ना दो, आप फुल कंट्रोल अपने पास रखो। तो ये इस तरह आप एक्सप्लोर फीचर्स में जाएंगे, इसके बारे में आप सब पढ़ सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे, इसके बारे में आप सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैं आगे जाके बताने वाला था, बट मैंने इसको अभी बता दिया है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मैक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और शायद ये फ्यूचर की कैंपेन है, फ्यूचर की यानी कि अब शायद गूगल की सारी कैंपेन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाए, सिर्फ यही कैंपेन चले। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ठीक है, इसके अलावा मैं गूगल के एसेट्स होते हैं। एसेट्स में क्या होता है, गूगल टैग, अभी मैं खाली नाम बता रहा हूँ, टैग मैनेजर, मर्चेंट सेंटर, एनालिटिक्स, एड अकाउंट ऑब्वियसली, इसके अलावा सर्च कंसोल। अच्छा, यूट्यूब एड्स भी जो है वो गूगल एड अकाउंट से ही चलते हैं। ठीक है, वो प्लीज लोग समझते हैं यूट्यूब एड जो है कोई सेपरेट चीज है, गूगल एड से ही चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा टैग मैनेजर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप ट्रैकिंग कोड जो लगाते हैं वो लगाते हैं वेबसाइट पे। सही है,
ट्रैकिंग कोड आप लगाते हैं वेबसाइट में, मैंने आपको ये बताया था। इसी तरह जो है वो वेबसाइट के साथ बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट होती हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट होती हैं। ठीक है, ये चीजें शायद कुछ लोगों को बहुत बहुत ज्यादा ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन आपके समझने के लिए कि बहुत सारी चीजें जो है वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट होती हैं, तो उनके अलग अलग जो कोड्स होते हैं वो वेबसाइट के हेड सेक्शन में इंजेक्ट किए जाते हैं। मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ, इसका सिर्फ सिंपल मतलब ये कि हेड सेक्शन में लगाए जाते हैं। ठीक है, हेड सेक्शन होता है हर वेबसाइट का। हेड सेक्शन में जब कोई कोड लगता है तो वो पूरी वेबसाइट में लग जाता है। ठीक है, हेड सेक्शन में कोड लगाया जाता है, तो वो उसके साथ वेबसाइट के साथ जो भी प्लेटफॉर्म है वो इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें ये है कि जो गूगल टैग मैनेजर है, इसका रोल ये होता है कि ये टैग मैनेजर का एक कोड लगता है वेबसाइट में। ठीक है, उसके बाद जितने भी दुनिया जहान के कोड है ना, 10 12 2 4 जितने भी कोड्स आपको लगाने हैं वेबसाइट में, वो आप डायरेक्ट लगाते हो टैग मैनेजर में ओनली। इसका मकसद ये था, ये था कि साइट पर लोड ना पड़े। ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है टैग मैनेजर का कि आपकी वेबसाइट पे लोड ना पड़े, उसकी लोड स्पीड ना बढ़े, उस पर ज्यादा टैग्स ना लगे, और एक ही टैग सिर्फ टैग मैनेजर का लगे, और बाकी सारे टैग जो है वो टैग मैनेजर का, हाँ टैग मैनेजर पे लगे, और टैग मैनेजर का एक टैग वेबसाइट पे लगे। ठीक है, इसका मकसद ये होता है। गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर बेसिकली ये होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना चाहते हो, ये ई कॉमर्स के लिए होता है स्पेसिफिकली, जब आप अपने प्रोडक्ट्स को गूगल के ऊपर एडवर्टाइज करना चाहते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली जाके ऐड लगाओ और गूगल पे आपका प्रोडक्ट नजर आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको अपने प्रोडक्ट्स को गूगल मर्चेंट सेंटर पे लिस्ट करना पड़ता है। ठीक है, गूगल मर्चेंट सेंटर देखता है कि गूगल की पॉलिसीज के हिसाब से आपका प्रोडक्ट जो है वो मतलब उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट है। जब उसमें कोई ऐसा इस तरह का एरर नहीं होता, गूगल की बहुत इसमें बहुत सारी पॉलिसीज हैं, इसमें बहुत इसके एक अलग दुनिया है मर्चेंट सेंटर की। जब आप ई कॉमर्स पे बहुत डिटेल में काम करते हैं तो उसमें आप इस चीज को सीखते हैं। कभी मुझे मौका मिला मैं मर्चेंट सेंटर के ऊपर भी बहुत डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या चीजें होती हैं। इसके अंदर बहुत बहुत सारी चीजें हैं, और ई कॉमर्स के लिए ये कोर है। यानी जो भी ई कॉमर्स के बिजनेस होते हैं, ई कॉमर्स के बिजनेस इन द सेंस कि जो भी शॉपिफाई ई कॉमर्स के, यानी पीएल जिसको बोल सकते हैं आप, जो मार्केट प्लेस पे होता है वो वाले बिजनेस की बात नहीं कर रहा, जो अमेजोन पे, ईबे पे, इट्से पे, इन प्लेटफॉर्म्स पे जो बिजनेस होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करते हो, मैं उन बिजनेस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो वू कॉमर्स हो, चाहे वो शॉपिफाई हो। ठीक है, या और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मजेंटो होता है, और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके ऊपर आप शॉपिफाई अपना ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो। ठीक है, तो जो भी ई कॉमर्स का बिजनेस होगा ना, जो अपने स्टोर से सेल करेगा, उसके लिए मर्चेंट सेंटर इज कोर। इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो मर्चेंट सेंटर को आपको इसको सीखना पड़ता है अगर आप ई कॉमर्स के लिए काम कर रहे हो। बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी, मतलब आप ऊपर से सीख लोगे तो आप चला लोगे, लेकिन जब इश्यूज आते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ और बहुत ज्यादा चीजें सीखनी पड़ती हैं, और उस पर टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है, और इसमें इसका मैं लिख देता हूँ कि इसका एक्चुअल गोल क्या है, इसका जो मकसद होता है। ठीक है, इसका मुझे जो मकसद समझ में आता है वो ये होता है कि अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग को वेरीफाई करवाना। फिर आता है आपका गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है भाई? ये होता है कि जितना भी वेबसाइट पे आपकी ट्रैफिक आएगा ना, क्या वो किसी भी सोर्स से आपका ट्रैफिक आया है, जितनी भी आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा, उस ट्रैफिक को वो पूरा ट्रैक करता है। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड तीन बंदे हैं, तो वो अगर वेबसाइट पे आ रहे हैं तो वो एज अ यूजर वन, यूजर टू और यूजर थ्री होंगे। ठीक है, वो एज अ एक्स वाई जेड नहीं होंगे, उनका नाम, उनकी कोई भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती उसके अंदर। उसके अंदर बस ये आता है कि एक यूजर, दो यूजर, तीन यूजर, यूजर आता है एज अ यूजर। ठीक है, तो
ये आजकल कन्वर्ट हो चुका है GA4 पे, इसका न्यू वर्जन आ चुका है GA4 गूगल एनालिटिक्स 4। और इसका मकसद ये होता है कि यूजर के जर्नी को ट्रैक करना और उसका वेबसाइट पर बिहेवियर आना। स्पेलिंग्स में बहुत बुरा हूँ, मैंने सही लिखी है और लिख दी। राइट पर बिहेवियर बन, ठीक है। ओके, यूजर्स के जर्नी को ट्रैक करना और उसका वेबसाइट पे बिहेवियर बताना। बिहेवियर का मतलब ये भी है कि वो वेबसाइट के ऊपर कौन से पेज से कौन से पेज पे गया, कौन से पेज पे कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है। कौन से पेज से कौन से पेज पे गया, कौन से पेज से वो वापसी उस वेबसाइट से हट गया, ठीक है, बाउंस बैक हो गया, ठीक है। कौन सी पेज पे कितना टाइम स्पेंड किया, उसका कौन सा उससे हम बहुत सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं कि यार हमारा जो यूजर है ना, वो ज्यादातर जो यूजर आ रहा है वो यहाँ से पेज पे आने के बाद यहाँ से इस पेज पे जा रहा है, ठीक है। तो फिर हम उसको उसका जर्नी ट्रैक करके उसके हिसाब से बहुत सारे डिसीजन बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टूल है, बहुत ही चीजें इसमें बहुत एडवांस, बहुत अच्छी चीजें होती हैं, बहुत अच्छा आप एनालिटिक्स के साथ खेल सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि GA4 में ये कन्वर्ट हुआ है तो बहुत सारे इसमें बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में बता रहा हूँ, दुनिया में इसके बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं। और इसको अभी लोग सीख रहे हैं, अभी ये खुद भी डेवलप हो रहा है, यानी अभी ये गूगल इसको खुद भी जो है ना वो चेंजेस कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो इसमें काफी चेंजेस अभी आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा एड अकाउंट ऑब्वियसली एक गूगल का एसेट होता है जिसके अंदर आप जिससे के थ्रू आप एड चलाते हैं। उसके अलावा गूगल सर्च कंसोल बेसिकली वो लोग यूज करते हैं जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव करते हैं। इसमें सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, इसमें कोई पेड ट्रैफिक नहीं आता, ठीक है। ये बहुत मेन चीज है कि जो भी ऑर्गेनिक, अच्छा इस ये गूगल सर्च कंसोल, इसको इसमें मैंने एक चीज में मिस कर रहा हूँ, इंडेक्सिंग। ये बेसिकली क्या होता है, गूगल इंडेक्स एक चीज होती है, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, ये कोई टूल नहीं होता। गूगल इंडेक्स समझ लें कि गूगल का एक एक जो है ना, गूगल का ऐसी जगह है जहां पे वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, ठीक है, गूगल। अब आपकी जो वेबसाइट है वो आप सर्च कंसोल पे पहले, ठीक है, सर्च कंसोल पे उसको सबमिट करोगे। सर्च कंसोल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। गूगल के जो क्रॉलर्स आएंगे, क्रॉलर्स, वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे, उसका सारा कंटेंट उठाएंगे और ले जाके गूगल इंडेक्स में डाल देंगे, ठीक है। जब कोई फिर सर्च करेगा आपके कंटेंट के रिलेटेड, तो गूगल क्या करेगा, अपने इंडेक्स से उठा के सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पे दिखा देगा, ठीक है। तो ये जो है ना वो समझ लें कि ऑर्गेनिक की चीज है, जो आप बहुत सुनते होंगे SEO। सर्च इंजन जो रिजल्ट्स पेज है, ये ऑर्गेनिक और पेड दोनों के लिए, क्योंकि जो टॉप के 4 रिजल्ट्स आते हैं, सर्च सर्च की बात करूँ, टॉप के 4 रिजल्ट्स जो आते हैं वो पेड आते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आप खुद देखते भी हो, आप उसको एनालाइज भी कर सकते हो। तो हाँ, कोई सवाल है मुस्तफा? हाँ तो हाँ ये आगे हमारा मेरा ये है कि मतलब मेरे तो एसईओ और गूगल एड्स वेरी कोरिलेटेड है, मतलब तो इतना डिसाइड करने की एक काम करो मुस्तफा, आप ना लिख दो, मैसेज में टाइप कर दो, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं उसका जवाब देख के दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में क्या होता है, कीवर्ड्स में आप लॉन्ग टेल आवाज आ कीवर्ड्स। रही है मेरी? हाँ बोलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी क्लियर?
बोले बोले बोले। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि गूगल एड्स और एसईओ तो बड़े कोरिलेटेड हुए इस सेंस में, क्योंकि मैं जिस कंपनी में भी काम कर रहा हूँ तो उसमें भी ये है कि एसईओ के लिए भी हम यही सेम एफर्ट डाल रहे होते हैं, कीवर्ड रिसर्च ये सब कर रहे होते हैं, देन फिर हम उस पर काम शुरू कर रहे होते हैं। तो मतलब एक तरीके से दोनों कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड नहीं है, ठीक है। और पीपीसी से, पीपीसी एफर्ट जीरो इम्पैक्ट ऑन सीओ, बट पी एसईओ at some point helps। ठीक है, आपका जो, आप बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। इसमें ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है और बहुत ही बड़े बड़े लेवल के ऊपर मैं देखा है लोगों को, और वो समझ रहे होते हैं कि पेड ट्रैफिक अगर मैं लेके आ जाऊँ वेबसाइट पे तो उनकी ऑर्गेनिक रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, ऑर्गेनिक में ग्रोथ में उनका फर्क पड़ेगा। नो, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू कि पीपीसी की कोई भी आप एड चला लो, ठीक है, उससे कभी भी आपकी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपका कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो पीपीसी के का रिलेशन इनका नहीं होता, ठीक है। ऑफिशियली कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली कोई रिलेशन नहीं होता। पीपीसी एफर्ट से जीरो इम्पैक्ट है एसईओ के ऊपर। पीपीसी आप कुछ भी कर लो, पेड एड जितना चला लो वेबसाइट पे, उससे आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग जरा सी भी इम्प्रूव नहीं होगी, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन एसईओ, एसईओ कुछ पॉइंट्स के ऊपर फर्क पड़ता है एसईओ से। जैसे कि अगर आप अभी स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, ठीक है। अगर आप अगर आप किसी स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट करना चाह रहे हो ना, तो अगर आपका उन कीवर्ड्स के ऊपर एसईओ हुआ हुआ होगा, ठीक है, अगर आपका उन कीवर्ड्स पे एसईओ हुआ हुआ होगा, तो फिर क्या होगा, आपका जो, जब आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करोगे इन पेड, तो आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो अच्छा आएगा। अब क्वालिटी स्कोर क्या होता है? ये आपने खुद ही पढ़ना होगा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं लेके जा सकता, मेरे पास इतना टाइम बहुत शॉर्ट होता है, और ये चीजें वो चीजें जिसका बहुत बेतहाशा कंटेंट जो है ना वो अवेलेबल है, तो इसको मैं अगर बताऊं तो उसका इतना फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने खुद देख लेना कि इसका क्या है, या मैं चलो निकाल देता हूँ वीडियो, यहाँ मेंशन कर देता हूँ। जबरदस्त, देखो आ गया ये। जिस जिस टॉपिक पे इसकी वीडियो मिल जाए ना, तो फिर बाकी किसी की नहीं देखो, आप इसी की देखो। ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर की वीडियो देख लेना। इसके अलावा कीवर्ड्स पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रह गया खाली, लेकिन मेरे ख्याल ये कवर हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टेल जो बड़े कीवर्ड्स होते हैं जिसके अंदर 2 3 4 लेटर्स वर्ड्स होते हैं, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। और शॉर्ट टेल वो होंगे जिसमें 1 या 2 कीवर्ड होंगे, 1 या 2 वर्ड्स होंगे, तो वो जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड हो जाएंगे। कीवर्ड, अच्छा, कीवर्ड्स और सर्च टर्म में क्या फर्क होता है, ये मैंने एक नीचे चीज लिखी होगी, सर्च टर्म लिखी है, हाँ यहाँ। कीवर्ड्स और सर्च टर्म में क्या फर्क होता है? कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली जो जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप टारगेट करते हो, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिक में टारगेट करो चाहे पेड में टारगेट करो, कीवर्ड्स होते हैं जिसपे आप टारगेट करते हो। सर्च टर्म वो होती है जो यूजर लिखता है अपने गूगल पे, अपने गूगल.com पे जो बंदा आके सर्च क्यूरी लिखता है ना, सर्च क्यूरी, तो वो होती है सर्च टर्म। वो सर्च टर्म होती है, और आप जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करते हो वो होते हैं कीवर्ड्स, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे पेड हो, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जब आप टारगेट करते हो तो पेड में ये होता है कि ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच चलता है। ब्रॉड मैच ये होता है कि जैसे
मैंने अगर आईफोन को ब्रॉड मैच कर दिया तो आईफोन 11, 12, 13 सब चीजें उसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने आईफोन 11 को फ्रेज मैच कर दिया, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ, ठीक है, बाद में इन टॉपिक्स पे भी आपको वीडियोस, बहुत बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। फ्रेज मैच में अगर जा रहा हूँ